महंगाई के नंबर आ गए हैं और रिटेल महंगाई के नंबर इस वक्त हम आपको बताने जा रहे हैं 5.72%। जी हाँ, 5.72% दिसंबर में खुदरा महंगाई के आंकड़े हैं। महंगाई के मोर्चे पर राहत की खबर है, महंगाई में कमी आई है। 5.88% से घटकर 5.72% का ये आंकड़ा है दिसंबर में खुदरा महंगाई का। तो महंगाई हालांकि बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है, लेकिन ये है कि एक डाउनवर्ड ट्रेंड इसको आप कह सकते हैं कि कंटिन्यू है। 5.88% से घटकर 5.72%। तो उस मोर्चे पर थोड़ी हल्की राहत की बात जरूर है कि महंगाई कम होती हुई अब दिख रही है। और आईपी के नंबर भी आ रहे हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। आईपी के नंबर मेरे ख्याल से 7.1% है, मार्केट का अनुमान कम था इससे। तो ये अलग अलग आंकड़े हम आपको इस वक्त बता रहे हैं। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर अरुण कुमार जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। महंगाई के आंकड़े घटकर आए हैं, हालांकि बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है दिसंबर के महीने में, लेकिन फिर भी जो डाउनवर्ड ट्रेंड है, जो गिरावट का ट्रेंड है, वो कंटिन्यू है सर। 5.72%। आपका पहला रिएक्शन? अच्छी खबर है कि गिरावट है, लेकिन हमें ये फर्क जानना चाहिए कि जो इन्फ्लेशन होता है और प्राइस होता है, उनमें फर्क है। मतलब कि अगर पिछले साल 100 रुपए के दाम थे और 10% का इन्फ्लेशन था तो 110 हो गया। अब अगर समझिए 5% का इन्फ्लेशन रेट है तो ऐसा नहीं कि 105 हो गया और वो 115.5, यानी दाम तो बढ़ते जा रहे हैं। तो जब तक इन्फ्लेशन पॉजिटिव रहेगा तब तक मतलब दाम बढ़ रहे हैं, और जो आम जनता है उसको तो दाम से मतलब है कि मैं 110 दे रहा हूँ या 115.5 दे रहा हूँ। नहीं सर, लेकिन अगर इन्फ्लेशन नेगेटिव में आ जाएगा सर, फिर तो और दिक्कत वाली बात है। नहीं, मैं नेगेटिव की बात नहीं कर रहा। तो मैं कह रहा हूँ कि जो मतलब जो कंज्यूमर है और खासकर असंगठित क्षेत्र का, उसकी तनख्वाह तो बढ़ती नहीं है, तो उसकी जेब पे एक तरह से जो भाग पड़ा हुआ है बिजनेस का। तो बिजनेस दाम बढ़ा देती है तो फिर वो उसकी जेब से खाली होता है। तो जब सैलरी भी तो बढ़ती है सर, साल दर साल सैलरी भी तो बढ़ती है। ये ठीक बात है, कभी कम ज्यादा वो अलग मसला है। सैलरी तो संगठित क्षेत्र की बढ़ती है, असंगठित क्षेत्र की नहीं बढ़ती है। हाँ, ये बात ठीक है। सैलरी जो है जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं उनकी जो ब्याज दर कम करते हैं उसका असर होता है डिमांड पे। डिमांड कम हो जाती है, लेकिन उससे जरूरी नहीं कि दाम कम हो जाए। दाम कम तो अभी इसलिए मतलब दाम बढ़ रहे हैं क्योंकि सप्लाई बॉटलनेक दुनिया भर में है, चाहे वो यूक्रेन वॉर की वजह से हो, जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से हो। तो आपने इंटरेस्ट रेट कम ज्यादा किए तो उससे यूक्रेन का युद्ध नहीं रुकता, उससे चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी नहीं रुकती है, और जो मेटल्स और बाकी उसमें जो दाम तेज हुए थे क्योंकि सप्लाई बॉटलनेक आ गए थे, वो नहीं रुकते हैं। तो इसलिए तो हमारा चक्कर क्या है कि जब तक अमेरिका बढ़ाता रहेगा तो हमें भी अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ से कैपिटल बाहर जाने लगेगा। क्योंकि अमेरिका में बढ़ा रहे हैं, यूरोप में बढ़ा रहे हैं, यूके में बढ़ा रहे हैं, तो कैपिटल बाहर न जाए इसलिए जैसे आरबीआई बढ़ा रहा है। नहीं तो उसका असर तो उल्टा होता है कि जो दाम कंट्रोल में नहीं आते, लेकिन आपकी ग्रोथ रेट कम हो जाती है। ओके। अच्छा सर, एक सवाल आपसे और कि 6% से कम महंगाई का रहना, मतलब रिटेल महंगाई का रहना, क्या ये कंफर्ट जोन कहा जाएगा? क्योंकि आरबीआई का भी 6% से कम का ही है कंफर्ट जोन। तो क्या हम कंफर्ट जोन में भी हैं? बहुत ज्यादा ना सही, लेकिन धीरे धीरे हम उसमें आ रहे हैं। नहीं, ऐसा है कि 4% ±2% है ना, मतलब छूट है आपको ±2, पर 4 को माना गया है सही, और ज्यादा है तो मतलब कि आपको उसको कम करना है। तो आरबीआई कोशिश में है कि उसको कम किया जाए। तो उसको कम करने के लिए फिस्कल पॉलिसी की समय जरूरत है, क्योंकि एक तो जैसे पेट्रोलियम गुड्स हैं, उनके दाम बढ़ जाते हैं तो सबके दाम बढ़ जाते हैं। और पेट्रोलियम पे हम लोगों ने जो वैट बहुत लगा रखा है, स्टेट्स ने एक्साइज ड्यूटी बहुत लगा रखी है। अगर वो देखिए, जब हमारा $120 पे पहुंच गया था पेट्रोल, अब वो 70-75 पे चल रहा है, तो बहुत ज्यादा कंज्यूमर है उसके जब प्राइस में कमी नहीं आई है, वहां पे कमी की जा सकती है ना। और खासकर जबकि रूस से हमको बहुत सस्ते दाम पे तेल मिल रहा है, $25 बिलो द यूक्रेन वॉर प्राइस, राइट। तो हमें वो क्योंकि सस्ता मिल रहा है तो हम काफी कम कर सकते हैं। मतलब मुझे लगता है कि 10-15 रुपए तो हम कम ही कर सकते हैं डीजल पेट्रोल वगैरह पे, और उसका असर होगा पॉजिटिव कि सारे दामों पे असर पड़ेगा। तो ये फिस्कल पॉलिसी की बहुत सख्त जरूरत है कि हम अपने इनडायरेक्ट टैक्सेस को कम करें। ठीक है, एक सवाल सर आपसे और कि आपको लगता है कि अभी आने वाले वक्त में रिटेल महंगाई और कम होगी? ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि कच्चा तेल
80 के रेंज में ही घूम रहा है लंबे वक्त से, और आगे भी क्रूड को लेकर तेजी वाली कोई बड़ी बात है नहीं, क्योंकि एक तो मंदी की आशंका बनी हुई है दुनिया भर में। हालांकि चाइना से डिमांड बढ़ने की बात हो रही है, लेकिन ठीक है, मंदी वाली बात है, सप्लाई को लेकर कोई बड़ा कंसर्न है नहीं। रूस की तरफ से यह बयान आया है कि वेस्टर्न पाबंदी के बावजूद उनके उत्पादन पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो ऐसे में क्या ये उम्मीद की जाए कि आने वाले वक्त में रिटेल महंगाई और कम होगी सर? ऐसा है कि अभी हम कह नहीं सकते कि यूक्रेन के युद्ध कितना देर चलेगा और कितना उसमें और ज्यादा परेशानी आएगी, क्योंकि अगर रूस हारने लगता है वहां पे यूक्रेन में, जैसे लग रहा है, तो फिर यूक्रेन जो है उसको और तेज कर देगा। फिर वो और भी जो मतलब जैसे कि पेट्रोल वगैरह सप्लाई करता है, गैस सप्लाई करता है, यूरोप उसमें भी कटौती कर देगा। और ये बात सामने आ रही है कि वो जब प्राइस कैप लगा रहे हैं तो रूस ने कह दिया है कि हम तो जब फिर सप्लाई नहीं करेंगे, उससे सप्लाई में जो असर पड़ेगा दुनिया भर में, तो दाम फिर बढ़ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि सप्लाई बॉटलिंग के चलते हुए, क्योंकि अभी एक कोल्ड वॉर सी शुरू हो गई है, जैसे कि बहुत सारे आइटम्स इंडिया में आते हैं, एपीआई आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के जो कंपोनेंट्स आते हैं वगैरह वगैरह, अगर उनमें कहीं रुकावट आती है तो इन्फ्लेशन फिर तेज हो जाएगा। तो एक अनिश्चितता का काल है कि जब तक जो यूक्रेन युद्ध और जीरो कोविड पॉलिसी और जो अमेरिका और बाकी में तनातनी ये चलती रहेगी, तो हम बहुत ज्यादा अच्छे से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते इस समय। और अच्छी बात होगी कि गिर जाए दाम, सबको फायदा होगा, है ना, ट्रेड ठीक से चले, सबको फायदा होगा। पर क्योंकि इतना अनिश्चितता का काल बना हुआ है कि पता नहीं युद्ध में क्या होगा, कोविड का क्या होगा। अब अमेरिका में बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, चीन में बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, उन्होंने